हम लोग सेक्शन 2 देख लिए हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द essential element of what are the essential element of a contract what are the essential elements of a contract? इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढते हैं। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले जब इसको एलोबरेट करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो हमारा सेक्शन 2H देखेंगे। शुरू करेंगे हम लोग सेक्शन 2H। सेक्शन 2H कहता है आपको, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट है लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है ना, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो भाई आप किस तरह के एग्रीमेंट को आप लॉफुल बना सकते हैं, किस तरह के एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो है, अब देखिएगा अलग अलग सेक्शन है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 10 आइए, सेक्शन 10 सेक्शन 10। अब देखिएगा सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का एग्रीमेंट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। सेक्शन 10 जो है आपका, यह लगभग आधे कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लेता है। जब आप कुछ इसको इलोबरेट करते चले जाएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर घुस कर आपको इलोबरेट करने लगेंगे तो पता चलेगा कि आपका आधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ओके, जब आप इसको एलोबरेट करेंगे तो पता चलेगा कि आपका आधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है, सबसे पहले सेक्शन 2H को डिफाइन कर ही दिए हम लोग कि जो भी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो कहता है कौन से एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स कराएंगे, तो सेक्शन 10 कहता है कि आपका अगर एग्रीमेंट इन सब चीजों पर बेस्ड है, आपके एग्रीमेंट में अगर ये सब चीजें हैं तो आपका एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ओके, अब क्या क्या चीज है हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, इसमें जो है दो पार्टी होना चाहिए। सबसे पहले कोई एग्रीमेंट होने के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट्स है, सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है कि दो लोग होने चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए। दो पार्टी कौन, तो एक पार्टी जो कि प्रपोजल देगा और दूसरा पार्टी कौन, जो कि एक्सेप्टेंस देगा। ये तो होना ही चाहिए, हाँ या ना। एग्रीमेंट करने के लिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने के लिए दो लोग होने चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। एक पार्टी के द्वारा प्रपोजल जाता है, वो प्रपोजल देता है कि हम अपनी कार बेचना चाहते हैं 5,000 रुपये में। एक पार्टी प्रपोजल दे रहा है और जो दूसरा पार्टी होगा वह एक्सेप्टेंस देगा, कहेगा ठीक है हम आपका कार ले रहे हैं, आपका कार हम खरीद लेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। इसके बाद एसेंट की बात हम लोग किए, दूसरा आदमी क्या करेगा, एक्सेप्टेंस, अपना एक्सेप्टेंस देगा, सहमति देगा कि हाँ ठीक है हम आपकी कार खरीद लेंगे। तो ये जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, अब यहां से बात शुरू हो रहा है। तो कहता है आपका एक्सेप्टेंस या आपका कंसेंट या फ्री कंसेंट होना चाहिए। हमारा दूसरा जो हमारा एसेंशियल है वह है फ्री कंसेंट।
स्वतंत्र सहमति, यानी आप जो हां बोल रहे हैं कि हां सर आपका कार हम खरीद लेंगे 5,000 रुपये में, ये फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंसेंट किसको बोलते हैं? कंसेंट अभी थोड़ा थोड़ा करके एलोबरेट करेंगे, फिर हम एक एक सेक्शन में जाएंगे। कंसेंट किसको बोलते हैं और कंसेंट कहां डिफाइन किया गया है? कंसेंट को कहां डिफाइन किया गया? हां, तो सेक्शन 13 में, हां सेक्शन 13 में, ठीक है ना, कंसेंट को डिफाइन किया गया है। आप लोग लिखते चले जाइएगा कहां पे क्या क्या है, ये याद रखिएगा कि इसको एलोबरेट करने में हमको इसका इस्तेमाल करना है। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है। कंसेंट किसको कहते हैं? तो सेक्शन 13 जब आइएगा तो देखिएगा उसमें सेक्शन 13 कहता है कंसेंट डिफाइन, टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक लोग, आर सेड टू कंसेंट, सहमति कही जाती है उनके बीच में, व्हेन दे एग्री, अगर वह राजी होते हैं, अपॉन द सेम थिंग, एक ही चीज पर और सेम सेंस में। ठीक है, सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि हम जो कह रहे हैं आपको, आप उसी चीज पर उसी सेंस में अगर आप सहमति दे रहे हैं हमको, तो उसको कहता है कि कंसेंट हुआ, हमारे आपके बीच कंसेंट हो गया। हम अगर आपको यह कह रहे हैं कि हम कार बेचना चाहते हैं आपको, तो आप भी यही बात समझ रहे हैं कि हाँ सर कार बेचना चाह रहे हैं, और सर के पास मान लीजिए 2 कार है, तो सर जिस कार के को बेचने की बात कर रहे हैं, हम उसी कार को खरीदने की बात कर रहे हैं। सेम सेंस में होना चाहिए, सेंस अलग नहीं होना चाहिए। तो सेम थिंग, ठीक है ना, और सेम सेंस, तो माना जाएगा कि हमारे बीच क्या है, कंसेंट हो गया। ठीक, क्लियर यहां पे? सेक्शन 13 कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर एक एक सेक्शन अलग से आएगा, अभी यहां के लिए समझ लीजिए। हां ठीक, अब कहता है कि कंसेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि कंसेंट कैसा होना चाहिए? कंसेंट फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो अब फ्री कंसेंट क्या होता है? तो आप देखिएगा कि फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है और फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। तो बता कहता भाई फ्री कंसेंट क्या होता है? तो आप लोग मूवी वगैरह सब देखते ही, इतना मूवी देखते हैं। अब क्या किए, हम आपको माथे पे बंदूक लगा दिए, गन लगा दिए, और गन पॉइंट पे आपको बोल रहे हैं कि हां बोलो हमको कार खरीदना है। तो आप डर से कह रहे हैं हमको कि हां सर ठीक है हम आपका कार खरीद लेंगे। आप कंसेंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या यह कंसेंट फ्री है? क्या अपने मन से दे रहे हैं कंसेंट? आप डर से दे रहे हैं, भय से दे रहे हैं, दे रहे हैं ना भाई? हां, तो यह फ्री कंसेंट नहीं हुआ। तो आपका जो आपका जो इसेंशियल है, वो इसेंशियल यही कह रहा है कि कंसेंट शुड बी फ्री, कंसेंट फ्री होना चाहिए। तो आप जब सेक्शन 14 को एलोबरेट करेंगे, ये अलग से एक क्वेश्चन है, सेक्शन 14 आपका अलग से एक क्वेश्चन है, बट यहां हम लोग थोड़ा करके डिफाइन करेंगे। तो कहता है कि फ्री कंसेंट होने के लिए 5 चीजें नहीं होना चाहिए। आप किसी से अगर सहमति ले रहे हैं, किसी का आप एसेंट ले रहे हैं, किसी से सहमति अगर आपको लेना है, तो आप इन 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कोअर्सन, ठीक है ना। कोअर्सन का मतलब होता है डराना, धमकाना, भयभीत करना, जो कि जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। देखिएगा आपके 14 में लिखा हुआ है कोअर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15। सेक्शन 15 में उसको डिफाइन किया गया है कोअर्सन को। तो हम लोग अभी उतना एलोबरेट में नहीं जाएंगे, हम लोग फिर अलग अलग सेक्शन से अलग अलग जगह करेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि आप किसी को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तब उसकी सहमति अगर आप ले रहे हैं तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। पहला चीज ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी को प्रभावित करना, और अनड्यू का मतलब होता है, ठीक है ना, आप गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से, ठीक है ना, किसी को आप इन्फ्लुएंस किए हैं।
आप उसका अनड्यू एडवांटेज लिए हैं, गलत लाभ ले लिए, आप प्रभावित करके उसको गलत लाभ ले लिए। तो इस पर एक अलग से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अनड्यू इन्फ्लुएंस से, जिसको कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में। देखिए लिखा होगा उसी में सेकंड नंबर पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। तो अब थोड़ा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस बता देते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब इस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं कि मान लीजिए दो आदमी है और दो आदमी में से एक आदमी का पोजीशन ऐसा है कि वह दूसरे के विल को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरे के विल को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी दो आदमी में से किसी एक का पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन है, डोमिनेट करने का, हम आपकी इच्छा को डोमिनेट कर सकते हैं, तो एक आदमी का पोजीशन क्या हो गया, डोमिनेट करने का। और वो क्या किया, इस अपने जो डोमिनेट करने का उसका जो क्या कहते हैं उसका पोजीशन है, उस पोजीशन का उसने गलत इस्तेमाल किया और आपसे लाभ ले लिया। जैसे कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन रिलेशन आता है, जैसे कि मालिक और नौकर का रिलेशन, मालिक एंड नौकर का रिलेशन, वो जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। ओके, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। उसके बाद साधु मतलब कि वो स्पिरिचुअल गुरु, जो धार्मिक बड़े बहुत बड़े पद पे गुरु होते हैं, उनका और उनके जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनके बीच का रिलेशन, ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। देखते नहीं है इतने बड़े बड़े साधु हैं, मठाधीश हैं, वो कहते हैं कि सब मोह माया का त्याग करो, और लोग अपना मोह माया का त्याग करने लग जाता है, उसके नाम पे जमीन दान कर देता है, उसके नाम पे सारा सोना जेवर दे देता है ना रंजीत? हाँ, तो ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, यानी कि वो अपने जो डोमिनेट कर रहा है, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करने का जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे को कह रहा है माया मोह का त्याग करो, और सारा माया अपने में जमा कर रहा है, अपने मठ में जमा कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, अपने कार पे घूम रहा है। तो इसके अंदर ये चीज, आप अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दो हो गया, फिर इसका एलोबरेट हम लोग आगे विशेष करेंगे, केस स्टडी सब करेंगे इस पर। तीसरा है आपका फ्रॉड। फ्रॉड आप जानते ही हैं, किसी को आप धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना। फ्रॉड है आपको सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है फ्रॉड को। तो आप फ्रॉड नहीं करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सेक्शन मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया होगा। सेक्शन 17 में फ्रॉड है, सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन है। इसका भी हम लोग बाद में एलोबरेट करेंगे इसको। उसके बाद मिस्टेक, जो कि सेक्शन 20, 21, 22 इन सब में डिफाइन किया गया है। तो यानी आप ये 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोअर्सन नहीं करेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर किसी एग्रीमेंट में ये 5 चीजें नहीं है, किसी के सहमति में ये 5 चीजें नहीं है, तो उस कंसेंट को फ्री कंसेंट बोलते हैं। क्लियर? फ्री कंसेंट क्लियर? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पार्टी, यानी कि जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वह योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना, कंपिटेंट होना चाहिए। तो अब कंपिटेंट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि वो योग्य है, सक्षम है? ये देखिएगा सेक्शन 11 में मेंशन किया हुआ है, हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होंगे, कंपिटेंट होंगे। तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक व्यक्ति कंपिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यदि हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, अगर वह मेजर हो गया है, वयस्क हो गया है, यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं जिसकी उम्र 18 साल हो गई है,
अगर किसी की उम्र 18 साल हो गई है तो वह फिर मेजर कहलाता है हमारे यहां इंडिया में। ओके, तो वो मेजर होना चाहिए। दूसरा, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि स्वस्थ चित्त का होना चाहिए। ठीक है, तो साउंड माइंड होना चाहिए। एंड तीसरा, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, जहां का वह निवासी है वहां के किसी भी लॉ के द्वारा वो जो है, ठीक है ना, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। माने कि ये तीन चीजें होनी चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें, ठीक है ना, अगर है कि मतलब मेजर भी है, साउंड माइंड भी है और किसी और तरीके से डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, तो ये तीन चीजें अगर नहीं है तो वह फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, सक्षम पार्टी है, यानी कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हम कल बताए थे थोड़ा सा आपको कि जो कंसिडरेशन का लेन देन हो रहा है वह कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि हम अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं 5,000 रुपये में, तो हम आपको जो कार दे रहे हैं ये इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं और आपसे जो 5,000 रुपया ले रहे हैं इसको कंसिडरेशन मानते हैं। तो आपसे जो 5,000 रुपया ले रहे हैं वह लॉफुल होना चाहिए, यानी कि हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको अपना कार बेच रहे हैं और बदले में आप हमको एटीएम तोड़कर पैसा ला कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही ये बात कहेंगे कि आप एटीएम तोड़कर पैसा ला कर दीजिए, ठीक है ना, या किसी के घर में रॉबरी करके पैसा ला कर दीजिए, तो कंसिडरेशन जो होगा वो अनलॉफुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, यह भी ध्यान रखिएगा, विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम आपको कार दे रहे हैं तो वो कार भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कि मेरी खुद की कार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे का कार चुरा के आपको देंगे, हम इस तरह का एग्रीमेंट आपके साथ नहीं कर सकते हैं कि आप हमको 5,000 रुपया दीजिए, बदले में हम अपने पड़ोसी का कार चुरा के आपको दे देते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वह क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। क्लियर? एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और कहीं पे भी किसी लॉ पर वो चीजें एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। किसी लॉ के द्वारा यह नहीं कहा जाना चाहिए कि इस एग्रीमेंट को आप नहीं कर सकते हैं। कहीं पे साफ साफ अगर यह बात लिखा हुआ है कि आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो एग्रीमेंट आपको नहीं करना है। तो ये सेक्शन 10 जो है हमारा, यह हमारा बता रहा है कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होंगी तो वो एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग पूरा एलोबरेट करते हैं। ठीक है, समझे? तो ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग जो पहला क्वेश्चन बोले, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इसको पूरा एलोबरेट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कहीं भी, सबसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका। जब हम लोग डेफिनेशन क्लॉज कर लेते हैं उसके बाद हम लोग का जो पहला सेक्शन 10 होता है उसी में हम लोग का आधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है हमारा। तो इसी को हम लोग, अब इसी प्रश्न का उत्तर हम लोग धीरे धीरे एलोबरेट करेंगे। ये क्वेश्चन लिखकर रखिएगा, भी आपको अभी राइट डाउन नहीं करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन वो धीरे धीरे करके एलोबरेट करेंगे पहले इसको। तो सेक्शन 10 अभी जो हम लोग किए, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो सेक्शन 10 इतनी सी बात कह रहा है कि आपका प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यदि जो कॉन्ट्रैक्ट है वह फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ हो, पार्टी अगर कंपिटेंट हो, योग्य हो, सक्षम हो, इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और किसी भी लॉ के द्वारा वह वॉइड नहीं होना। इतनी चीजें हैं तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके,
तो हम लोग इसी को हम लोग धीरे धीरे करके एलोबरेट करेंगे।